वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए जो वर्णमाला रहती है संस्कृत में वह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से उसको पढ़ा जाता है। और उसमें क्योंकि वर्णमाला से ही हम संधि है, ठीक है, समास है, इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। यदि हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तो हम संधि नहीं पढ़ पाएंगे, बिना वर्णमाला की संधि नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वर्णमाला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में महेश्वर सूत्र है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जो कहा जाता है कि जो शंकर जी हैं, नटराज भगवान हैं, उनके डमरू से उनने जब तांडव किया था तो उनके डमरू से है ना एक ध्वनियाँ निकली थी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती गई है, ठीक है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचावरम अर्ध तुकामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जातम, ठीक है। तो यह जो है सूत्र जालम, यह जो है कि कहा जाता है कि नृत्य जब शंकर जी क्या करते हैं, तांडव करते हैं, उनके तांडव को क्या बोला जाता है, नृत्य बोला जाता है, ठीक है। तो तांडव क्या बोला जाता है, नृत्य। तो नृत्य के अवसान मतलब समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार मतलब कामना का पूर्ति के लिए, ठीक, नव पंच मतलब 14 बार। नव पंच का मतलब होता है 14 बार, 9 और 5, ठीक है। नव पंच डमरू बजाय, इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल मतलब जाल को क्या बोला गया, वर्णमाला प्रकट हुई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बजाया, 14 बार डमरू बजाया था। अब हम देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पहले जो महेश्वर जो सूत्र हैं, जैसे आ ई उ अणा। अब आ और अणा, यदि आ और अणा कहलाते हैं प्रत्याहार, अभी हम आपको प्रत्याहार इसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो आ ई उ अणा। दूसरा सूत्र इसका है रिर रिक। तीसरा है ए ओढ़ ए औचा है वरट, है ना, या मड अणनम झभय घड धस जब गड दस खफ छठ थच ट त व, ठीक है। और कपय 12 नंबर पर, 13 पर सा रा और 14 पर हल, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, मतलब महेश्वर सूत्र के अनुसार 14 सूत्रों में वर्ण। अब इन वर्णों में अब देखिएगा, जैसे अच को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो यह अच क्यों बोला जाता है, आ और चा के नीचे हलंत, इनको अच क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह आ से शुरू होते हैं और कहाँ पर ख़त्म होते हैं, चा। तो जो स्वर जो है वह आ से शुरू होते हैं और चा पर ख़त्म होते हैं, इसलिए इनको अच बोला जाता है। और अब देखिएगा 5वें नंबर पर क्या है, वरड। तो हल बोलते हैं व्यंजन को, तो यह हा से शुरू होता है, यह हा से शुरू होता है और देखिए ला पर आके ख़त्म होता है, तो इसको बोला जाता है हल। तो जो व्यंजन होते हैं हमारे, हम उनको बोलते हैं हल। और अच किसको बोलते हैं, अच जो होते हैं उसको हम बोलते हैं स्वर, ठीक है। तो यह आप लोगों की वर्णमाला है, यदि आप लोग रोज़ इसको पढ़ेंगे तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम से हर चीज़ नहीं बनती है, ठीक। तो कुछ चीज़ें आप पहली बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी, बनने लगेगी। जैसे हल है, कपय है 12 नंबर पर, सा सारा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे आ ई उ अड़ा है, ठीक है, ए ओ अड़ा रे लिरिक, ये चीज़ें आप लोगों से बनने लगेंगी। जब 4-5 बार आप लोग इसको पढ़ोगे भी और लिखोगे भी तो बनने लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमको घबराना नहीं है कि कोई भी चीज़ पढ़ने, क्योंकि वो हम ही पढ़ेंगे, है ना, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं वर्णमाला में प्रत्याहार। अब देखिएगा, प्रत्याहार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना होगा, प्रत्याहार, है ना। तो प्रत्याहार होते क्या है, तो प्रत्याहार का मतलब होता है बच्चों संक्षिप्त कथन, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन। जैसे हमने आपसे बोला कि अच, क्या बोल दिया, अच। इसका मतलब ये है कि आ और चा के बीच में जितने भी वर्ण हो उनको हम बोलते हैं अच। और अच क्या है, एक प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, ठीक है।
अब इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय। अष्टाध्यायी मतलब जिसमें 8 अध्याय हों, ठीक है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि की व्याकरण की रचना है, ठीक है। एक बुक है, उसका नाम है अष्टाध्यायी, जो जिसमें 8 अध्याय है। और किसकी रचना है? पाणिनि की, महर्षि पाणिनि, ठीक है। तो के प्रथम अध्याय में अष्टाध्यायी के जो पहला अध्याय, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरन्त्ययन सहेता, तो इसमें सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का पाणिनि ने निर्देश दिया है। सूत्रों के द्वारा क्या बनाया गया है? प्रत्याहार बनाए गए। और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि प्रत्याहार कितने हैं, ठीक है। प्रत्याहार कितने हैं संस्कृत में। अब हम आगे देख लेते हैं इसके उदाहरण। प्रत्याहार जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि अच, ठीक है। अच प्रथम महेश्वर सूत्र आ ई उ ड़ के आदि मतलब प्रथम, आदि वर्ण मतलब प्रथम वर्ण, जैसे आ है। का चतुर्थ सूत्र ए औ च, है ना, के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर, आदि का मतलब होता है पहला अक्षर, आ से लेकर इत संज्ञक च के पूर्व आने वाले और पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था ना कि अच का मतलब क्या होता है? आ से शुरू होता है और चा पे आके ख़त्म होता है। हमें चा को नहीं गिनना है, ठीक है। चा को नहीं, जो हलंत लगी होती है प्रत्याहार कहलाता है। इसको हम गिनती में नहीं आता है, ठीक है। इसके चा के पहले के जितने भी वर्ण होंगे, आ से लेके चा, इनके बीच में जितने भी वर्ण होंगे वह हम गिनेंगे, ठीक है। लेकिन आ को भी गिनेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। पाणिनि के अनुसार अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कुल कितनी है, यदि आपसे पूछ ले कि भाई स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो हम कुल स्वर जो होंगे वह होंगे संस्कृत में कितने होंगे? 13 होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पाणिनि के अनुसार, क्या पूछ ले कि पाणिनि के अनुसार स्वरों की जो संख्या होगी वह होगी 9, ठीक है। आ ई उ ऋ लेर ए ओ आई औ, ठीक है, ये होगी। क्योंकि आप लोग देखोगे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ ये चीज़ नहीं दी गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि आ और बड़ा आ भी है, इसी में छुपा है। ई और बड़ी ई भी इसी में छुपी है। इसलिए आ ई उ ऋ लेर ए ओ आई औ, ये हमारे स्वर हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने, अगर कुल पूछा जाए आपसे तो आप कुल बताएंगे कि कुल हमारे 13 स्वर हैं। संस्कृत में यदि वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, ठीक है, और 4 क्या हैं? अयोगवा हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 50 वर्ण हैं, ठीक है। लेकिन पाणिनि के अनुसार या संस्कृत व्याकरण के अनुसार या तो आपको मिलेंगे कि 63 या फिर 64, ठीक है। 63 या फिर 64 वर्ण मिलेंगे, ठीक। लेकिन कुल मिलाकर बोला गया है कि 50 वर्ण हैं। आगे चलते हैं। जैसे हमने आपको बता ही दिया था कि देखो स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं, ठीक है। तो अच कितने होते हैं? हमारे 13 हैं। तो स्वर क्या है? स्वतो राजते इति स्वरा, स्वतो राजते इति स्वरा, जो स्वयं में ही विद्यमान है, ठीक है, खुद से ही उनका उच्चारण किया जा सकता है, स्वतंत्र हैं, वो क्या हैं? अच हैं। अब हल देखिए, मैंने बताए थे आपको कि 33 होते हैं, तो देखिए 33 हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन में देखो स्वरम अनुज्ञयम इति व्यंजनम, तो स्वरम अनुज्ञयम, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं वह क्या है? व्यंजन है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम वर्ण। अब हम वर्ण पर आए। अभी तो हमने थोड़ा सा पढ़ा, अब वर्ण उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके संस्कृत में जो आपके वर्ण दिए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, वह मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं वर्ण। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ण किसको बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई है भाषा की, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं, मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो सबसे पहले एक होता है स्वर, ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाय, ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाय।
अब देखिएगा जो स्वर क्या होते हैं अपने अपने में स्वतंत्र होते हैं, स्वयं से बोले जाते हैं ना, यानी किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। स्वर होते हैं, उनको हमने बोला अच, और ये कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब व्यंजन है तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं, और ये 33 होते हैं, इनको हल बोलते हैं हम संस्कृत में। अब अयोगवाय में क्या है कि जो ना तो स्वर में होते हैं और ना ही वो व्यंजन होते हैं, न पूर्ण प्रकार से वो स्वरों के में होते हैं और न पूर्ण प्रकार से व्यंजन होते हैं, बीच में रहते हैं, उनको बोलते हैं अयोगवाय। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, अब देखिए वर्णमाला में जो स्वर हैं, वर्णमाला में जो स्वर्ण है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और प्लुत होता है। ठीक है, तो इनको आप जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा। अब बहुत अच्छे से ध्यान से बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये बड़े लग रहे हैं देखने में, लेकिन आप ये समझ जाओगे ना तो बिल्कुल चुटकी में समझोगे। ठीक है, अब देखिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा, इसको पकड़ना है ना, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, है ना, लघु। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और कितने होते हैं? 5 होते हैं। आ ई उ रेर लेर, इसमें कोई बड़ा बड़ा नहीं होता है ना, सब छोटे छोटे होते हैं। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, तो ये कितने होते हैं? 5, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। अब आइए जल्दी से, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। इनको ध्यान दिए, 1 मात्रा और 2 मात्रा। ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और ये होते हैं 8 होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा रेर, ए आई ओ औ। ये 5 हो, ये आपके 8 हो गए। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये स्वर जो होते हैं इनको मिश्रित स्वर भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इन स्वरों में है ना 2 से मिल के बनते हैं, है ना। जैसे बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा आ और ई बनते हैं ए, आ ए आई, आ ओ ऊ ओ, और आ प्लस ओ औ। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर बोल सकते हैं इनको, 2 स्वरों से मिलके बनते हैं। ठीक है, जब ये 2 स्वरों से मिलके बनते हैं क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो देखिए, दीर्घ स्वर आपको पता चल गया, और ह्रस्व स्वर आपको पता चल गया। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में छोटे वर्ण आएंगे, जैसे आ ई उ रेर लेर, और बड़े दीर्घ स्वर में क्या आएंगे? 2 मात्राओं का समय लगता है, तो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ रेर, बड़ा रेर, है ना, ए आई ओ औ, ये आएंगे। इनको संयुक्त भी बोलते हैं। तो ये 4 जो है ना, जो संयुक्त हैं, 4 कैसे हैं? संयुक्त, जैसे ए आई ओ औ, संयुक्त स्वर हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम प्लुत स्वर। इसको देखिएगा बहुत ध्यान से। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना, 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर जो है, इसको जो 3 दिखते हैं ना, हिंदी में 3 है ना, उसका चिन्ह लगाकर प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है, जैसे ओम और कृष्ण। अब जैसे कोई ओम है, हम बोलेंगे ओम, मतलब जो जो ये चिन्ह लगा हुआ है प्लुत स्वर का, उसके आगे के वर्ण को हमें खींच के बोलना है, हमें थोड़ी ज़्यादा देर तक, 3 मात्राओं के समय तक बात बोलना है उसको। ठीक है, अब जैसे कृष्णा, अब अगर कोई कृष्णा नाम का कोई व्यक्ति है और वो पास दूर खड़ा हुआ है, तो आप उसको बोलोगे ना कृष्णा, है ना, बहुत दूर खड़ा है, जोर से बोल के देखना, वह आपको लगे कृष्णा, आ की मात्रा हम बहुत देर तक बोलते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे राम राम राम, ऐसे बोलते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत खींच के बोलने हैं, तो वह कहलाता है प्लुत स्वर। तो अब तीनों को रिवीजन कर लीजिए कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। चलिए इसका थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इस प्रकार से इसका एक नक्शा बना के रखा है कि हाँ, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, ठीक है, कि उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, स्वर के 3 प्रकार हमने आपको बताए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आ ई उ लेर आएगा, और दीर्घ स्वर में आ ई उ रेर, ए आई ओ औ। ये 2 मात्रिक मतलब 2 मात्राओं का समय लगेगा, इसमें 1 मात्रा का समय लगेगा, और यह क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर।
अब आगे देखिए स्वर और प्लस प्लोत, मतलब स्वर रहेगा लेकिन प्लोत का लिए ये वाला चिन्ह जो लगा रहेगा। ठीक है, तो ये कहलाएंगे प्लस स्वर और इसमें कैसे 3 मात्राओं का समय लगता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे देखिए अब हम आते हैं व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। अभी हमने स्वर देख लिया, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं तो सबसे पहले जो व्यंजन है, व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं हम। ठीक है, व्यंजन के प्रकार देखते हैं। चलिए, इसमें तो दिए नहीं हैं, आगे देख लेते हैं हम लेकिन। ठीक है, तो व्यंजन भी हमारे कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, पहले कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ, है ना, जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, व्यंजन वर्णों का, तो जीभ जो है हमारे मुख के अन्य भागों से जाके टकराती है, स्पर्श करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए पूरा। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है बच्चों। वर्गीय व्यंजन कैसे कहा जाता है? वर्ग में विभाजित होते हैं ना, जैसे का वर्ग का है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये वर्ग दिए हैं। अब आपसे पूछे जाएगा कि का वर्ग के वर्ण हैं, तो का, खा, गा, घा, इंग, ये क्या है? का वर्ग के वर्ण है। अगर आपसे पूछे चा वर्ग के वर्ण बताओ, तो चा, छ, जा, झ, य, टा वर्ग टा, ठ, ड, ढ, ण, इस प्रकार के ये वर्ग हैं। ठीक है, तो वर्ग बताए गए हैं। अब देखिएगा कि जो का वर्ग के वर्ण हैं, आपसे जैसे कंठ से शुरू करते हैं अपन, नीचे से कंठ से शुरू करते हैं, तो इनको बोलते हैं कंठ वाले कंठव्य। ठीक है, तो कंठव्य क्या है? का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, है ना, ये हमारे कंठ से शुरू होते हैं वर्ण। ठीक है, अब देखिएगा चा वर्ण, जो चा वर्ग का होता है, एक मिनट, जा, झा, जा, झा, ताला, चलिए, चलिए, तो हम देखते हैं कि जो चा से शुरू होते हैं, चा वर्ग, तो चा वर्ग किससे शुरू होता है? तालु से शुरू होता है। सबसे पहले हमारा ये का वर्ग कहाँ से शुरू हुआ? कंठ से शुरू हो गया। ठीक है, का वर्ग कहाँ से शुरू हो गया? आप लिखते जाइएगा, क्योंकि ये मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं बना नहीं पाई इसका। का शुरू हुआ कंठ से, फिर चा जो शुरू हो गया, जो कैसे शुरू हो गया? तालु से। देखो कंठ के ऊपर क्या है? हमारे तालु है। ठीक है, तो तालु से शुरू हो गया चा वर्ग। और टा वर्ग किससे शुरू हो गया? टा, ठा, डा, ढा, क्योंकि हमारी जो जीभ है ना मुड़ के तालु से जाती है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ता वर्ग, ता था दा धन, ता था दा धन ना, ताज जो है हमारे दांतों से जाके लगती है हमारी जीभ, तो इसको बोलते हैं दंतव्य। क्या बोलते हैं? दंतव्य। और जो पा वर्ग है ना, पा, फा, बा, भा, मा, क्योंकि हम पा जब बोलते हैं तो क्या हमारे होठों में लगते हैं ये वर्ण, होठ दोनों बंद हो जाते हैं ना, पा, फा, बा, भा, मा, तो इसको बोलते हैं औष्ठव्य। क्या बोलते हैं? औष्ठव्य। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा इसमें जो आखिरी का जो 5 वर्ण है, 5वां वर्ग है, सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण है, सभी वर्गों का 5वां जो वर्ण है बेटा, ये अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अनुनासिक, क्योंकि हम इनको नाक और मुंह से दोनों से बोलते हैं, है ना, तो ये क्या बोले जाते हैं? अनुनासिक। ठीक,
इस प्रकार से हमारे जो स्पर्श व्यंजन होंगे वह होंगे 25। यदि आपसे कोई पूछे कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, 25। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन। हमने बताया था ना सेकंड क्या है, अंतस्थ है। तो सॉरी, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है, वायु क्या रहती है, मुख के अंदर रहती है, उन्हें बोलते हैं अंतस्थ, है ना। मुख के अंदर रहती जिन वर्णों के उच्चारण में अंतस्थ बोलते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, वायु निकलती नहीं है, मुंह में ही रहती है ना, या, रा, ला, वा। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है बेटा, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अर्धस्वर हैं, तो आप जितने अंतस्थ व्यंजन हैं वो अर्धस्वर ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण मुख की ऊष्मा, मतलब मुख की जो गर्मी है, मुंह से जो गर्म हवा निकलती है वह बाहर निकलती है, ठीक है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, जैसे श, श, सा, हा, श, सा, सा, हा, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको आप ए भी 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। आगे चल के देखिए, अब देखिएगा अयोगवाह। अयोगवाह भी हमने आपको बताया था कि 4 अयोगवाह होते हैं, ठीक है, स्वर में बताया था, ठीक है। तो 4 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह क्या है, वे ना तो स्वरों में के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों इनको याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, ना जो स्वरों में होते हैं और ना ही व्यंजन में होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे अयोगवाह 4 होते हैं, तो एक होता है अनुस्वर, दूसरा होता है विसर्ग, और तीसरा होता है जिह्वामूलीय, और चौथा होता है उपपद्यमानी। उपपद्यमानी, जैसे अनुस्वर आपको पता होना चाहिए, किसी भी उसके ऊपर वर्ण के ऊपर यदि व्यंजन आएगा तो वो क्या कहलाएगा, अनुस्वर हो जाएगा। उसका या तो आधा ना होगा या तो आधा माँ होगा, ठीक है। और दूसरा विसर्ग, बाजू में 2 बिंदियाँ होंगी, वो क्या कहलाएंगी, विसर्ग कहलाएंगी, ठीक है। जिह्वामूलीय शब्द जो कहलाएंगे वो का और ऐसे आएंगे, जैसे आधा व्यंजन यहाँ पर रहेगा, आधा व्यंजन यहाँ रहेगा, का और खा के बाद, ठीक है। जैसे उपपद्यमानी में पा और फा के आगे, ठीक है। तो यह जिह्वामूलीय उपपद्यमानी को अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए अर्ध विसर्ग लगा है ना, ये ऐसा जो चंद्रबिंदी जैसा बना है, तो ये अर्ध विसर्ग कहा जाता है। इनका प्रयोग वेदों में होता है, वेदों से प्राप्त है हमको, और बाकी यहाँ अपन लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। और अभी सिर्फ पढ़ा जाता है हमारा अनुस्वर और विसर्ग ही हम पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा, अनुस्वर का उच्चारण नासिका से होता है, जैसे गंगा, गंगा, और विसर्ग है जो विसर्ग का उच्चारण क्या है, हा के समान होता है, रामः, ठीक है। संस्कृत में इनका रामः, इसका विसर्ग का उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे स्वर और व्यंजन। वर्णमाला हमने आपको विस्तृत समझाई, और आगे भी, क्योंकि इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, पूरा एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर आप चाहें तो सुनते रहिए, या फिर आप अपनी कॉपी में इनके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब व्यंजन पढ़ेंगे बच्चों, स्वर व्यंजन को पता होगा, हमें वर्णमाला का ही पता नहीं रहेगा, तो हम संधि कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि संधि में इनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, वर्णों की, ठीक। तो चलिए, अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि अभी छुट्टियां पड़ी हैं, छुट्टियों के हिसाब से ही मैं आप लोगों को वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि यदि आप छुट्टियों में भी पढ़ते रहेंगे तो जब आप स्कूल जाएंगे तो बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, और आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।